हाँ, लास्ट क्लास में फिनॉल का पूरा कर लिया था ना हमने। हाँ, कौन सा 55? अरे बातें नहीं करनी। सो सबसे ज्यादा, हाँ कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा फिनॉल होगा, सो दैट विल बी 3। उसके बाद 1 होगा। क्या है? हाँ बस सही बात है। सो पर बाकी तो अल्कोहल है ना भाई, उसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है। इसमें पहले रेजोनेंस है, प्लस एच इफेक्ट से थोड़ा सा कम हो गया राइट, बट रेजोनेंस तो है। बाकी में तो रेजोनेंस ही नहीं है। हाँ ठीक है। एक मैं ट्रेंड बताता हूँ आपको, पहले वो समझो। हाँ ध्यान देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने फिनॉल का कर लिया था कि ये बताओ मुझे। अब देखो होता क्या है कि मैं लास्ट के टॉपिक्स जो होते हैं वो मैं आपको करा के भेजता हूं कि भाई ये ऐसे ऐसे होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम प्रिंसिपल है, बस आपको अप्लाई करके लाना है। और मुझे लगता है कि 90% लोग कुछ नहीं करते हैं, घर जाते हैं और वैसे उठा के नोटबुक लेके आ जाते हैं राइट। जैसे फिनॉल का मैंने लास्ट क्लास में सब कुछ कराया था कि भाई जैसे जैसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अप्लाई किया है, एग्जैक्टली सेम फिनॉल में अप्लाई करना है। आई एम श्योर 90% लोगों ने नहीं किया होगा, घर जाकर देखा भी नहीं होगा, है ना? हाँ देखा। हाँ फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ किया था क्या? कर लिया नोट्स में से जो बचे हुए क्वेश्चंस थे? हाँ कर लिया सबने, ठीक है। सो क्या देखते हैं फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ में? ये है राइट, कोई भी ग्रुप लगा है तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड क्या होगा? प्लस एम या माइनस एम? माइनस एम। फिनॉल तो एक ही होता है ना भाई, एरोमेटिक कोई होता फिनॉल, है ना? तो सबसे पहले ट्रेंड में कौन आएगा? माइनस एम, देन माइनस आई, देन फिनॉल इटसेल्फ, देन प्लस आई, प्लस एच एंड प्लस एम राइट। ये नॉर्मल सा ट्रेंड है, ये पूरे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पूरे उसमें हम करते जा रहे हैं, है ना? अच्छा ये जनरल ट्रेंड मैंने लिखवा दिया था क्या एसिडिक का पिछली क्लास में? अच्छा नहीं तो उसमें एक गड़बड़ है, सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, वो हम कर लेंगे करेक्ट, है ना? नहीं बट पिक्रिक और उससे भी ज्यादा होता है स्क्वायरिक। पिक्रिक और स्क्वायरिक लिस्ट में आगे है। हाँ 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 ठीक है ना, ध्यान देंगे प्लस आई और प्लस एच ऐसे देखेंगे ना। एक दो चीजें और ध्यान दो कि इफ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ अ माइनस एम ग्रुप offering intramolecular hydrogen bonding, to phenol। ना ध्यान दो यहां पे मैं लिख रहा हूं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू फिनॉल, नॉट टू द कॉन्जुगेट बेस राइट। सो जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओरिजिनल एसिड में हो जाएगा तो उसी हाइड्रोजन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा जो एसिडिक है। सो उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो विल बी लेस देन पैरा डेरिवेटिव, बस इतना करना है। मीनिंग जैसे मन में डाउट आएगा कि सर सिर्फ ऑर्थो से पैरा से ही कम क्यों हुआ, ओवरऑल कम क्यों नहीं हो गया? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो हमने बहुत जगह ऐसे भी डिस्कस किया है कि उसको निकालना ही डिफिकल्ट हो जाएगा तो ओवरऑल कम हो जाएगा। सो एक टोटली जैसे कि आप याद करो ऑर्थो इफेक्ट पे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी इन द कॉन्जुगेट बेस तो हम उसको सबसे ज्यादा एसिडिक लगते थे राइट, ये देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक है। पर यहां पे हम कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा ही पोजीशन में चेंज होगा। तो देखो यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंपैक्ट पे भी तो फर्क पड़ेगा ना कि उसका कितना ट्रेंड में आगे पीछे वो लेके जाएगा। सो इंपैक्ट बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा इंपैक्ट ज्यादा है या कम है? तो एक बेसिक लॉजिक अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग में याद है तो आप मुझे बताओ कि दो फैक्टर्स बताए थे मैंने एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, कौन कौन से थे वो दो फैक्टर? एक डेफिशिएंसी ऑफ द H+ आयन और दूसरा डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ द काउंटर पार्ट जो डोनेट करता था राइट। तभी हम कहते थे कि H2O का H और नाइट्रोजन कट एज अ डोनर इज द बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन सीरीज में राइट।
तो यहां पे अगर हम देखें फिनॉल के केस में जो माइनस एम ग्रुप होगा यूजुअली क्या होगा, सी डबल बॉन्ड हो, सी एन डबल बॉन्ड हो, NO2 CHO यही सब होंगे। तो इसमें डबल बॉन्ड O है एज अ डोनर और फिनॉल का ऑक्सीजन का H है एज एन एक्सेप्टर। ध्यान दो ये है, और यहां पे कोई ग्रुप होगा जिसमें डबल बॉन्ड O होगा और यहां पे हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो डोनर क्या है, इसका ऑक्सीजन, एक्सेप्टर क्या है, ये हाइड्रोजन, राइट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट पता चलेगा, राइट। अब जो पिछले क्वेश्चंस करे थे हमने, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में किया था इन द कॉन्जुगेट बेस, ऑर्थो इफेक्ट जिसको हम कहते थे, उसमें देखो क्या होता था, उसमें होता था कार्बोक्सिलेट ग्रुप एज अ डोनर एंड फिनॉल का हाइड्रोजन एज एन एक्सेप्टर, राइट। तो यहां पे डोनर जो है वो इससे बहुत बेटर है, बेटर नहीं बहुत बेटर है, राइट। कैसे, यहां का डोनर sp2 हाइब्रिडाइज है और लोकलाइज जोन पर है और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। सो नेगेटिव चार्ज तो अच्छे डोनर होते हैं, राइट। तो उसकी वजह से यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो रिलेटिव एक्सटेंट होगा वो बेटर होगा, तो इसका इंपैक्ट भी ज्यादा होगा। तो इसका इंपैक्ट है क्या, अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ये लिस्ट में सबसे आगे आ जाता था। यहां पे इंपैक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट को डोमिनेट कर जाएगा, पर अभी भी ओवरऑल किसी भी मेटा डेरिवेटिव से ज्यादा एसिडिक ही है, क्योंकि कम से कम निकालने के बाद इसका माइनस एम इफेक्ट तो है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों ये ट्रेंड में सबसे लास्ट में नहीं गया, सिर्फ सेकंड पोजीशन पे आके रह गया, बिकॉज इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उतना इंपैक्टफुल नहीं है जितना यहां पे था, जो सीधे ट्रेंड को ऑपोजिट कर देता था। सिर्फ ऑर्थो का पैरा हो जाएगा, यस। बाकी जो जैसा है, बाकी रेस्ट ट्रेंड विल बी डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। ये हटाया था मैं, ये समझाने, ये सही है फिर भी एग्जांपल समझने के लिए। हाँ हाँ, मतलब द इंटायर कॉन्सेप्ट और ये कैसे वो है। हाँ, तो इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इस हाइड्रोजन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, तो अपने हिसाब से सबसे बेस्ट होता ऑर्थो, देन होता पैरा, पैरा से कम। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एसिड थोड़ी है, ये तो फिनॉल का एसिडिक्शन देख रहे हैं ना। हाँ किसमें, यस, बट हाइड्रोजन जो निकालना है अपने को, दी एसिडिक हाइड्रोजन, वही ट्रैप हो गया ना यहाँ पे, तो इसको निकालना डिफिकल्ट है रिलेटिवली, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट कर गया, वो फैक्टर है ना, बस बाकी कोई चेंज नहीं। देखो वैसे तो हमें फैक्ट्स पता होना चाहिए, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ ही क्यों हो, राइट, कि थोड़ा बहुत ट्रेंड में चेंज क्यों आया। तो अभी आगे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा सीधे, राइट, कि मैं आपको उस कैटेगरी के ग्रुप्स दे दूंगा जो इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं और आपको एज ए क्वेश्चन करना है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्रुप क्या होगा कि -m ग्रेटर देन -i, जिसका अभी एग्जांपल हमने देखा है ना। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो ये होगा फिनॉल, और इस फिनॉल में यहां पे कहीं भी NO2 ग्रुप लगा दिया आपने, ठीक है। फिर इसी कैटेगरी में क्वेश्चन आ सकता है कि ये है फिनॉल और यहां पे आपने CHO लगा दिया। इस कैटेगरी में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये है फिनॉल और यहां पे आपने CN लगा दिया, ठीक है। तो इनके ट्रेंड्स क्या होंगे, आप दोनों ट्रेंड लिखना, एक्सपेक्टेड ट्रेंड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स एंड द ट्रेंड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है वो भी, ताकि आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो कि सर ये कैसे हो गया, कि आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो लगा रहे हो बिल्कुल सही लगा रहे हो, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक पोजीशन आगे पीछे हमें करना है ना। कौन सा टेबल, हाँ आएगा ना, हाँ, तो इसलिए उस टेबल में मैंने बहुत ही केयरफुली सेग्रीगेट किया था कि पहले SIR या ऑर्थो इफेक्ट देखो, देन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये कहता है SIR का इंपैक्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से ऊपर हो जाएगा तो उसको आगे पीछे कर लेंगे। तो जो टेबल हमने बनाई है वो एग्जैक्ट ट्रेंड नहीं है, दैट इज ट्रेंड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, wherever there is an additional factor trend will change, है ना। आज आप लोग आगे कैसे बैठ गए वापस से।
हाँ जल्दी आ गए क्या? हाँ जी हाँ हाँ जी मतलब किसके साथ? हाँ होता है ना। यस तभी तो वो माइनस एम का काम भी करता है ना, उसमें इंटरनल रेजोनेंस भी होता है। तो सब में सेम ही होगा। हाँ वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। यस हाँ सो क्या है एक्सपेक्टेड ट्रेंड, क्या है अपना? एक्सपेक्टेड ये है कि सर ऑर्थो और पैरा पे माइनस एम इफेक्ट लगता है, माइनस एम सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, तो सबसे ज्यादा ऑर्थो और पैरा होने चाहिए। और उसमें जब माइनस एम दोनों में सेम हो गया तो दोनों को हम इंडक्टिव इफेक्ट से देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई है और माइनस आई ऑर्थो पे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ट्रेंड में कौन होना चाहिए? ऑर्थो। ऑर्थो के बाद पैरा, फिर मेटा एंड देन फिनॉल। ये है एक्सपेक्टेड ट्रेंड, राइट? लेकिन अभी हमने देखा कि ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट ऑर्थो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द एसिड, इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव दैट हाइड्रोजन, तो उसका एसिडिक्शन पैरा से कम हो जाएगा। तो एक्चुअल ट्रेंड क्या होगा? आ रहा हूं एक सेकंड रुक जाओ। एक्चुअल ट्रेंड में पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन फिनॉल। हाँ भाई बताओ। तो ये है एक्चुअल ट्रेंड, और यही सेम एक्चुअल ट्रेंड इसका भी होगा, मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट आप कॉपी पेस्ट कर लो नीचे वाले में भी, राइट? सो मैं यहां पे एक बार बना भी देता हूं ताकि फ्यूचर में अगर आपको रेफर करना हो तो, कि वैसे आपके पास जो नोट्स है उसमें बना हुआ है ना, कि यहां पे मान लो ये है H है और यहाँ पे H है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और पैरा वाले में ऐसा नहीं होगा। भाई देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी हमने डिस्कस किया, राइट? इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते थे। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो या नाइट्रो किसका होगा? ऑर्थो या पैरा? पैरा का होगा। ऑर्थो में तो इंट्रामोलिकुलर है, बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डिसाइड होता है, राइट? इनको फ्रैक्शनल डिस्क्रिप्शन से सेपरेट किया जा सकता है, ये भी हमने वहां सीखा था, राइट? सो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ में ये ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन इज डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, डिफिकल्ट टू डिप्रोटोनेट, ठीक है? इसलिए पैरा का ज्यादा होगा। तो यहां पे भी सेम लिख लोगे आप, वही एक्सपेक्टेड क्या है और एक्चुअल क्या है, सेम है, यही सेम ट्रेंड विल फॉलो। इस वाले में एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेम होगा, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ट्राई करके देखते हैं। यहां पे O है, इधर H लगा दिया, यहां पे C है, अब इधर की तरफ ट्रिपल बॉन्ड N नहीं लगा सकते आप। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो स्ट्रक्चरली ये लीनियर रहेगा। लीनियर रहेगा तो ऐसा लिखने के लिए ऑन पेपर तुम लिख लो, बट वो एक्चुअल में गलत है। और ये मैंने नोमेनक्लेचर के टाइम में भी समझाया था कि बुक्स में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा ऐसे बेंड करके बनाया हुआ, बट एक्चुअली में बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर में वो स्ट्रेट होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके अलोंग sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब इसका और इसका कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन का चांस ही नहीं है ना? तो चांस नहीं है, तो मतलब नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस केस, नो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो यहां पे नॉर्मल ट्रेंड हो जाएगा क्या? ऑर्थो, पैरा, मेटा, देन फिनॉल। बस बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से हो जाते हैं। एक और सिनारियो है जब दो OH ग्रुप लगे हों, तो उसको भी शायद बताया था क्या आप लोग? एक्सेप्शन है उसमें, हाँ एंड में, हाँ ठीक। अच्छा फिनॉल में SIR वैसे वाले सारे क्वेश्चन कर लेते क्या नोट्स में जो था? नीचे नोट्स में जो क्वेश्चंस थे, क्लास में किया था क्या हमने? कि OH लगा था, नीचे CH3NO2 था, फिर कभी NO2 था, वैसे सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है?
हाँ ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऐसा भी कुछ था कि जो डोनर है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ होना चाहिए। यस यस, डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तभी तो अच्छा डोनर होगा ना, वही तो मैं डिस्कस कर रहा था। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का ये भी एक तरीका है ना कि वो माइनस चार्ज आ जाए उसमें, है ना, माइनस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन डोनर अच्छा बन जाएगा वो। देख लिया, हो गया ये? ठीक है, तो बाकी की कैटेगरी हम फटाफट करते हैं। फिर दूसरा कैटेगरी क्या होगा, माइनस आई और माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आई। हैलोजेंस हो या नॉर्मल माइनस आई ग्रुप हो, सब में देखना हमें माइनस आई से ही है। तो इसमें क्या क्वेश्चन आ जाएगा, फिनॉल का भी कर लिया था क्या, तुमने कुछ बोल क्यों रहा था? और वो कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं था, फिनॉल ही था। अच्छा, कर लिया सब पूरा फिनॉल का। बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट सिर्फ नहीं किया था, बाकी सब कर लिया था। ठीक है ठीक है, फिर तो जरूरत ही नहीं करने का। नहीं, वो अलग था, वो एसीटोन के साथ करता है CHCl3 हाइड्रोजन। हाँ वो अलग है। हाँ जी, NO2 वाले किया ना क्लास में, लास्ट क्लास में किया तो था हमने, ट्राई नाइट्रोफिनॉल DPP के क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, कर लेंगे। हाँ माइनस एस नहीं लगाना होता उसमें। हाँ हाँ, पर हमें माइनस एस दिमाग नहीं लगाना, इंडक्टिव इफेक्ट से ट्रेंड आता है अपना, माइनस ऐसे ही होता है। हाँ 4 2, हाँ ये बच गया। हाँ जी, दो चार एक्सेप्शन है जो ध्यान रखो। फिनॉल में एक एक्सेप्शन है, चलो अगर ये कर लिया है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर ये लास्ट क्लास में कर लिया है तो ठीक है। फिर तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा नॉर्मल फिनॉल, है ना। ये आपको पता होगा ही सबको, ये किसी को नहीं पता है, अगर कोई है तो बता दो भाई। ये वाला बैक बॉन्डिंग वाला क्लियर है ये सबको। यहाँ पे क्लोरोफिनॉल का बेस एसिडिक्शन ज्यादा होता है फ्लोरोफिनॉल से, बिकॉज इसमें माइनस चार्ज इधर बैक बॉन्डिंग करता है। ठीक है, चलो अब कौन सा बोल रहे हो आप। हाँ, दो एक्सेप्शंस थे, राइट। सो कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हमें समझना चाहिए, जैसे एक, और इनको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, है ना। तो एक है कार्बोक्सिलिक एसिड में, कौन सा था दिखाओ। हाँ NH2 COOH, आपने NH2 लगा दिया ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे और नॉर्मल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है इसमें, एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है, 2 4 1 3, 2 के बाद 4 के बाद 1 के बाद 3। एक्चुअल ट्रेंड क्या है इसमें, एक्चुअल ट्रेंड सबसे ज्यादा 4 होता है ना। नॉर्मल फिनॉल मतलब नॉर्मल बेंजोइक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2, फिर है 3 एंड देन है 1। ठीक है, कैसे है सोचो जरा।
पर 4 क्यों ज्यादा हो गया? यस, कंपाउंड के अंदर ही बेसिक कंपाउंड है। सो ध्यान रखना, कभी भी अगर कंपाउंड के विद इन कोई बेसिक कंपाउंड है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, बिकॉज इसका H+ इधर ही रिएक्ट कर जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? एक्सटर्नल कंपाउंड से रिएक्ट करने की एबिलिटी, राइट? तो आप बोलोगे क्या? ड्यू टू, इसको कहते हैं वैसे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन। क्या होता है ज्विटर आयन? ये डिप्रोटोनेट हो जाए और ये बन जाए NH3+। इस तरह के आयंस को हम ज्विटर आयन कहते हैं। कोई भी एसिड उसी के अंदर बेसिक सेंटर हो तो उसका जो आयंस का एक्सचेंज होगा, H+ जो यहां आएगा और ये डिप्रोटोनेट होगा, उसको हम कहते हैं, ये जो आयन बनता है फाइनली, इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। ये एक एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस होगा ऑफ कोर्स। सो ज्विटर आयन का भी पीएच जब निकालना होता है तो हम लिखते हैं pK1 + pK2 डिवाइडेड बाय 2, जैसा कि हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, है ना? तो इसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। तो बेसिकली इसमें एक्सेप्शन इसलिए आ रहा है, और ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, है ना? ये नहीं भी याद आता है तो चलेगा। एक्सेप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके अंदर ही बेसिक यूनिट है, बेसिक सेंटर है उसके अंदर ही। सही 3 1 से बड़ा हो जाएगा क्योंकि 1 के पास है वो। हाँ हाँ, तो अगर वो बेसिक के रहता और माइनस का रहता तो एक्सपेक्टेड है। हाँ फिर तो नॉर्मल है। जैसे OH के केस में किया था ना हमने, OH में हमने SIR और ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके किया था सब। अच्छा वो 103 का क्या होगा? हाँ वो मैं करता हूँ। 103 सारे ऑर्गेनिक के ऊपर है। वो जर्नल पुराना ट्रेंड है, वो लास्ट ईयर के नोट्स थे, वो किसी बुक से उठाया होगा, वो तब से कभी अपडेट किए नहीं, है ना? नहीं मतलब वो गलत ही है शुरू से, है ना? हाँ फिनॉल, क्योंकि देखो ज्विटर आयन तो सब में बन सकता है, बेसिक सेंटर तो सभी केस में है। ऑर्थो वाले में कम, ज्यादा चांसेस कम इसलिए क्योंकि ऑर्थो वाले में H+ को एक्सट्रैक्ट करना सबसे इजी है ना? तो इसलिए उसमें कम हो गया, ठीक है। बट ये सब मैं आपको रिकमेंड करूंगा ना रटो तो बेहतर है ना? बहुत सारे ऑलरेडी मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को आपको कंफ्यूज करना होगा तो वो +M -M इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ही अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आपको इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़े, है ना? सो आप टेंशन मत, देखो जेईई मेंस में तो ये सब आएगा नहीं, एडवांस में आएगा। तो एडवांस में जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से ही आंसर होता है, फैक्ट से आंसर होता ही नहीं कि आपको रटा हुआ ही होना चाहिए कि भाई क्या होता है ना? तो आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे ध्यान दो, और थोड़ा बहुत ये याद रखो कि नॉर्मल वाला एनिलीन वाले से, किसी भी डेरिवेटिव से, NH2 वाले से बेटर होगा, बस इतना याद रखो, बाकी सब कर लेंगे, है ना? कहां पे अटेम्प्ट करोगे? मिलेगा ही नहीं, नहीं आएगा ना भाई, तो मैं कह रहा हूं आएगा ही नहीं पेपर में। और अगर आएगा तो बेसिक याद रखो ये कि NH2 वाला कोई भी नॉर्मल वाले से कम एसिडिक है, बस इतना तो याद रख सकते हो कि अगर उसके अंदर ही बेसिक सेंटर है तो वो एसिडिक कम हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली। दूसरा एक्सेप्शन है फिनॉल का। फिनॉल का एक्सेप्शन क्या है कि ये और ये, तो इसमें एक्सपेक्टेड क्या है बताया था क्या? एक्सपेक्टेड है 3, मतलब मेटा, है ना? मेटा पे माइनस का इफेक्ट लगेगा सिर्फ, है ना? फिर 1 दैट इज फिनॉल, देन 2 दैट इज ऑर्थो, and then 4 that is para, है ना? सही है? यस। हाँ, अब इसमें एक्चुअल ट्रेंड क्या होता है? हाँ बोलो बोलो, अरे बार बार सर बोल के शांत हो जाए, तुम बोलो ना आगे। एक्चुअल ट्रेंड में क्या होगा? अच्छा हो सकता है नोट्स में जो क्वेश्चन है उसमें सीक्वेंस अलग अलग हो ना, तो उस पे मत ध्यान। तो एक्चुअल ट्रेंड में ये सबसे कम हो जाता है, बाकी सब सही है, ये सबसे लास्ट में आ जाता है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन
नहीं है मेरे पास तो नहीं है, सॉरी फिनॉल वाला मतलब 1 वाला जो, नॉर्मल फिनॉल। हाँ नॉर्मल फिनॉल, ये जो है ये सबसे लास्ट में आ जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? मेटा, देन ऑर्थो, देन पैरा, एंड सबसे लास्ट में है फिनॉल। देखो इसके जितने भी एक्सप्लेनेशन जहां भी जिस भी बुक में लिखे हैं या जिस भी सोर्स को मैंने रेफर किया है वहां पे कन्विंसिंग नहीं है वो। मतलब एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है कि OH ज्यादा, OH मतलब ज्यादा माइनस आई ग्रुप्स, इसलिए ज्यादा असर। बट द पॉइंट इज कि फिर तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है सारा ही झूठ हो गया है ना, कि ऑर्थो पैरा पे प्लस एम इफेक्ट लगता है, बेटा पे माइनस आई लगता है, राइट। तो इससे अच्छा है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को नहीं लाते, हम रट लेते हैं कि भाई ये ऐसा होता है कि जो नॉर्मल फिनॉल है वो किसी भी डाइफिनॉल से कम, मतलब डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप से कम एसिडिक है, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से हो रहा है। जो बचा हुआ पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से ही हो रहा है। सर अगर कोई भी कंपाउंड में 3 जगह OH लगा दिया तो हमेशा 2 को ओवरपावर करेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं करना ना सब, हमें उधर दिमाग लगाने नहीं लगाएंगे, OH नहीं लगाएंगे, नहीं समझ, है ना। हमें ये दिमाग नहीं लगाना कि अच्छा इसमें 2 OH से ज्यादा होगा तो 3 OH वाला और ज्यादा हो जाएगा, ऐसा दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ ये याद रखना। हाँ बस, और नहीं याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट करें। तो इस तरह से हमने जनरल एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कर लिया। डीपीपी में हर तरह के क्वेश्चन कर लिए थे आपने, बहुत सारे क्वेश्चन वैसे वाले भी आते हैं कि वो पहले भी डिस्कस किया होगा रेजोनेंस के टाइम पे, कि ऑक्सीजन के बीच में कार्बन है और सल्फर के बीच में कार्बन, वहां पे हाइड्रोजन है, तो सल्फर वाला ज्यादा एसिडिक होता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, याद है। तो वो सब डीपीपी करना जरूरी है, क्योंकि डीपीपी में वैसे क्वेश्चंस होंगे जो हमने पहले भी डिस्कस किए हो, रिकॉल होंगे वो, है ना। तो उसको करो, अगर भूल भी जाओ, नहीं भी आ पाए सही आंसर, कोई बात नहीं, वापस से जब तुम उसको देखोगे तो याद आएगा कि हाँ ये सल्फर की बैक बॉन्डिंग होती है, क्लोरीन की बैक बॉन्डिंग होती है, वो सब क्वेश्चन हमने करे। नहीं इसमें इंटरवल 5 मेंबर है ना नाउ ये एक ट्रेंड था, उसको भी करेक्ट कर लो। जनरल ट्रेंड ऑफ एसिड एंड बेस, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ बोलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे बेस्ट होती है जब 6 मेंबर हो, 5 मेंबर कम होती है, 7 मेंबर और कम होती है। तो मतलब उनको हम जनरली, वो नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ट्रेंड को नहीं चेंज कर पा रहा है, जैसे नाइट्रो का ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ट्रेंड को उतना ऑल्टर नहीं कर पा रहा है, तो 5 मेंबर वाला क्या ही करेगा, है ना। कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है टोटल एटम मिला ले उसमें हाइड्रोजन से लेके बाकी सब का साइकिल, तो वो 5 मेंबर का ही होगा। ध्यान देंगे, अरे पीछे। जनरल ट्रेंड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले आपको करना है AR या RSO3H, है ना। सल्फोनिक एसिड सबसे आगे होगा, ये जो है ना, ये दोनों को सल्फोनिक यहां रखो, मतलब ठीक है। पिक्रिक एसिड अच्छा खासा एसिडिक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिक्रिक एसिड इज क्लोज टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना। उसका पीके वैल्यू 0.5 के आसपास होता है ना। पीके वैल्यू 0.5 का मतलब है कि के 1 के आसपास, 1 से ज्यादा हो गए, है ना। 10 टू द पावर -x जो है वो 0.5 के बराबर है, तो आप उस हिसाब से करोगे तो मतलब के उसका अच्छा खासा है। तो पर पिक्रिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का पीके वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है ना, और क्लोज टू -7 होता है, तो बहुत ही ये ज्यादा एसिडिक होगा। कोई भी सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद जो आपने लिखा एग्जैक्टली सही है, पिक्रिक एसिड। क्या -2 के, हाँ पीके नेगेटिव होता है, यस पीके नेगेटिव हो ही सकता है ना। अगर के 10 से बहुत ज्यादा है तो माइनस लॉग के तो नेगेटिव हो ही सकता है। पीके को 0 क्यों मानते हैं, पीएच को मानते हैं हम, है ना। अगर के की वैल्यू 10,000 है तो पीके क्या होगा, -4, तो -4 हो जाएगा ना फिर, तो वैसे ही है। के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बस वो रेफरेंस है। उसके बाद क्या आएगा, स्क्वायरिक एसिड, मतलब हालांकि ये सब क्वेश्चंस में नहीं आते हैं उतने, पिक्रिक एसिड फिर भी चलो आ जाए, स्क्वायरिक एसिड बस हम वैसे ही पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, कोई भी, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड्स लिख रहा हूं, यही काम की इंफॉर्मेशन है। इनऑर्गेनिक एसिड्स छोड़ भी दोगे तो चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक एसिड यूजुअली ऑर्गेनिक वालों से ज्यादा बेसिक होता है, एसिडिक होता है। हाँ
एरोमेटिक रिंग फिनाइल मतलब अराइल सल्फोनिक एसिड एंड एलिफैटिक सल्फोनिक एसिड वैसे। फिर आएगा AR। अच्छा इसमें अगर थोड़ा और डिटेल में जाना, वैसे तो हमने कर लिया था सर कि HCOH ज्यादा होता है, देन होता है ArCOH एंड देन होता है RCOH, है ना, याद है। और याद रखना अगर R में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लग गया तो ट्रेंड ऐसा नहीं रहेगा। फॉर्मिक एसिड कम एसिडिक हो सकता है अगर यहाँ पे कोई माइनस आई ग्रुप लगा दिया आपने तो। जब आपने R लिखा है तो यू मीन टू से कि सिर्फ अल्काइल ही है, कोई नाइट्रो वाइट्रो ग्रुप उसमें नहीं लगा है, ठीक है। बट हाँ ये जनरल ट्रेंड है कि एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस एसिडिक देन पिक्रिक एसिड और स्क्वेरिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड एज वेल। एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल एक्सेप्ट ये वाला फिनॉल, है ना। तो उसके बाद आएगा PHOH, ठीक है। और फिनॉल के बाद क्या आएगा, मिथाइल अल्कोहल, और मिथाइल अल्कोहल के बाद वाटर and then कोई भी अल्कोहल। So any alcohol is less acidic than phenol. Any alcohol is less acidic than phenol. उसके बाद अल्कोहल के बाद आएगा क्या, वैसे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मतलब अल्कोहल से पहले क्या आ सकता है, इससे भी पहले क्या आ सकता है, RSH। RSH सल्फर पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, बट सारी चीजें लिखेंगे तो फिर बहुत बड़ा ट्रेंड बन जाएगा, तो हम कॉमन जो ग्रुप्स में जो क्वेश्चन में आते हैं उन पे ध्यान देते हैं ना। इसके बाद जो एसिडिक स्ट्रेंथ में आता है वो आता है ये, या इसके डेरिवेटिव्स, मतलब ये इसके साइड में 2 बेंजीन रिंग लगा दिया आपने इधर वैसा वाला, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल अल्काइन, उसके बाद अमाइन, उसके बाद तो फिर हाइड्रोकार्बन, मतलब वो एसिडिक भी नहीं होता। इनफैक्ट यहां से एसिडिक होना खत्म हो गया, ये सब बेसिक रेंज में आते हैं, मतलब कम एसिडिक होता है। मतलब ये जैसे ये है, एक सेकंड हाँ सॉरी, कुछ नहीं, एरो आगे कर दो बस, ऐसे ऐसे लिख दो कि नहीं ये यहां होगा, ठीक है। तो जो पुराना ट्रेंड आपने लिखा उसमें बस सल्फोनिक एसिड की पोजीशन चेंज करनी है, बाकी सब सही था। हाँ हाँ हाँ, ये नॉर्मली एसिडिक नहीं होता, बट डिपेंड, अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले आओगे तो एसिडिक हो जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, हमारे सेंस में जब हम बेस बोलते हैं तो हम OH माइनस दिमाग में रखते हैं, बट बेस तो NH2 माइनस भी है, राइट। वो भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, NH2 माइनस विच इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। तो NH2 माइनस से यहां तक सब रिएक्ट करेंगे, है ना। वो तो क्या मोस्ट ऑफ द रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो वाटर से कम पीएच वालों को हम एसिड बोल देते हैं और ज्यादा वाले को बेस बोलते हैं, बट एसिडिक बेसिक नेचर तो रिलेटिव भी है ना। इसका मीनिंग क्या है, इसका यूज क्या है, इन सब का एप्लीकेशन ये है। अच्छा इसके बाद भी होंगे हाइड्रोकार्बन और ये सब, और एसिडिक में लिखना नहीं है उनको। तो यहां के ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ना लिस्ट में, ये इसके ऊपर जितने भी दिख रहे हैं आपको, इंक्लूडिंग डाइनाइट्रोफिनॉल, मतलब एक और होगा जिसमें 2 NO2 होंगे और OH होगा, डाइनाइट्रोफिनॉल। ये नहीं, यहां नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि इसके बाद आएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है वो। बट पॉइंट इज कि वो जो ग्रुप है उसको मिला के सारे सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 रिलीज करता है। उसके बाद इसके पहले जितने भी हैं वो NaOH के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इसके पहले जितने हैं वो सोडियम अमाइड NaNH2 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और जितने भी लिस्ट में दिख रहे हैं वो सारे मेटल, एक्टिव मेटल्स, मतलब सोडियम, पोटेशियम या एक्टिव मेटल के हाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, राइट। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप, एसिड बेस रिएक्शंस। क्या है, क्या कर भाई, हम पेशेंस ही नहीं है। अभी बोला मैंने कि नेक्स्ट लिखो एसिड बेस रिएक्शन, है ना।
तो एसिड बेस रिएक्शन का मतलब ये है कि एक एसिड होगा, किसी दूसरे एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, और वो दोनों रिएक्ट करके कोई दूसरा कॉन्जुगेट बेस और कोई दूसरा वीक एसिड बनाएगा। अब किसी भी रिएक्शन का बेसिस सिंपल है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करके वीक एसिड और वीक बेस में कन्वर्ट होता है। या फिर भाई तुम तीनों उठो वहां से, अक्षत वहां से उठो, जाओ अपनी जगह पे जाओ, उठो जाओ, जाओ है ना, है जगह, है जगह। अरे कोई कांच नहीं टूटा, जाओ बैठो। हाँ कौन सा कांच टूटा है? पीछे का कांच टूटा है ना, तो गिर थोड़ी जाओगे तुम, जाओ सेकंड बेंच पे बैठना, फर्स्ट पे थोड़ी बैठना। हाँ हाँ मैं रिस्क ले रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर ही है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको फिक्स क्यों नहीं करा अभी तक? अच्छा बैठो, वो तुम्हारी हाथ देखो, इसलिए मना किया वहां बैठने से, पता है, इसलिए है ना, हरकतों की वजह से। हाँ सो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन का बेसिस ये है कि एक एसिड होगा Ha नाम का, जो रिएक्ट करेगा एक बेस B माइनस से और प्रोडक्ट बनाएगा A माइनस प्लस BH, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। नाउ हमें समझना ये है कि अभी मैंने बोला था कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करके एक वीक एसिड और वीक बेस में कन्वर्ट होता है, वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, बाकी सब नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ऑल्सो अगर सर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग का मतलब रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूं, मतलब कि अगर ये वीक है और ये वीक है तो एक वीक एसिड एक वीक बेस से रिएक्ट करके एक वीकर बेस एंड वीकर एसिड बनेगा। दैट इज द प्रिंसिपल कि राइट साइड जो होना चाहिए वो कम रिएक्टिव होना चाहिए, ऐसा समझो, राइट। तो कंडीशन क्या है इस रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने की, जो कि सेम ही बात है, अलग अलग तरीके से लिखता हूं मैं, जैसा आपको समझ में आया वैसे कंपेयर कर लो। पहली कंडीशन ये है कि स्टेबिलिटी A माइनस की B से ज्यादा होनी चाहिए, B माइनस से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये फॉरवर्ड जाएगा, विच इज सेम एज एसिडिक स्ट्रेंथ Ha का ज्यादा होना चाहिए BH से, एंड विच इज सेम एज बेसिक स्ट्रेंथ। तो मैं एसिड टॉपिक में जरूर कर रहा हूं ये, पर बेस में भी ऐसा क्वेश्चन है तो सेम ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए? B माइनस का ज्यादा होना चाहिए A माइनस। और ये तीनों कंडीशन सेम ही कंडीशन है, बस लिखा अलग अलग तरीके से गया है। ऑब्वियस सी बात है, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो खराब बेस होगा, राइट। तो एक ही चीज को बस अलग अलग तरीके से लिखा गया है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन को जैसा आपको सही लगे। मैं रिकमेंड करता हूं कि मोस्टली ये इजीली दिख जाता है अपने को, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन कंपेयर करना ज्यादा इजी है rather than एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ खुद स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन से पता चलता है, तो क्यों ना हम स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन ही कर ले, राइट। तो जिस साइड में ज्यादा स्टेबल एन आयन बनेगा एट एन एक्सपेंस ऑफ लेस स्टेबल एन आयन, वो वाली साइड में हम जाएंगे, ठीक है। तो इन सब को यूज करते हैं एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ पर्टिकुलर एसिड्स, कि कौन कौन से एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 में कन्वर्ट होंगे, राइट। कौन कौन से एसिड NaOH में सॉल्युबल होंगे, कौन कौन से एसिड सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस रिलीज करेंगे, कौन कौन से एसिड मेटल सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। उन सब के लिए ये प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। तो लिखो आप फर्स्ट टेस्ट, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट। क्या होता है इस टेस्ट में? कोई एसिड लेके आते हो आप Ha, वो रिएक्ट करता है NaHCO3 के साथ, बनाता है Na प्लस H2CO3। H2CO3 जो है वो खुद CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है फॉर्मेशन ऑफ CO2। जब भी H2CO3 दिखे मतलब आपके लिए वो CO2 है, राइट। तो CO2 किसके साथ बन सकता है? देखो आप कंडीशन बताओ मुझे, क्या होनी चाहिए कंडीशन? कंडीशन ये है
कि A माइनस शुड बी मोर स्टेबल देन HCO3 माइनस, है ना। ये स्टेबिलिटी होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। इसका मतलब यही है ना कि H2CO3 से ज्यादा एसिडिक जितने भी हैं वो सबके सभी रिएक्शन दे सकते हैं, राइट। तो मैं आपको पूरी लिस्ट ही बताता हूं जो ये रिएक्शन दे सकते हैं। फॉलोइंग एसिड्स विल गिव पॉजिटिव टेस्ट। देखो, सल्फोनिक एसिड तो हो गए ही सारे। ऑल सल्फोनिक एसिड, अगर आप भूल जाओ कि मैंने क्या लिखा है तो यहां इसका मतलब ऑल सल्फोनिक एसिड, मतलब एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों, ठीक है। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अगर सारे कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे हैं तो पिक्रिक एसिड डेफिनेटली पॉजिटिव टेस्ट देगा। पिक्रिक एसिड अगर दे रहा है तो स्क्वायरिक एसिड भी होगा, है ना। स्क्वायरिक एसिड के बारे में कभी कुछ डिस्कस किया गया अपन ने? ऐसा बताया था एरोमेटिक होता है उसका कॉन्जुगेट बेस, बताया था। मुझे नहीं याद है इतनी सारी चीजें कैसे बता दी मैंने क्लास में। हाँ, ये आपका ये वाला एग्जांपल। अच्छा बस इतना ही बताया था ना, बाकी कुछ थोड़ी बताया था। ये पर अगर बता था O माइनस यहाँ पे आएगा तो इधर क्या आएगा, फिर वो इधर भी आएगा तो इधर समझा समझा, याद आ गया। हाँ। इसके अलावा क्या रह गया था अपने? सारे हो गए। हाँ, एक और है डाइनाइट्रोफिनॉल। यस, मोनोनाइट्रोफिनॉल नहीं लेना है। अरे कम होता है, हमने क्यों का कोई, है ना। तो नाइट्रो ग्रुप ऐसा नहीं कि जितने, मतलब नाइट्रो ग्रुप एक भी होगा तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। मिनिमम 2 नाइट्रो ग्रुप लगने चाहिए और वो भी ऑर्थो पैरा पे, मेटा पे नहीं। नाइट्रो का माइनस एम होना चाहिए, माइनस आई नहीं। हाँ, दूसरे ऑर्थो पे भी लगाए तो भी चलेगा, है ना। इन सब की रिएक्शन जब हम कराते हैं NaHCO3 के साथ तो ये सब के सब एक कॉमन प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज CO2। उसके अलावा जो इनके सॉल्ट बनेंगे वो बनेंगे, है ना, प्लस सॉल्ट। पर हमारा आइडेंटिफिकेशन इससे हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एसिड आए आप आराम से आइडेंटिफाई करके बता देना कि भाई सारे CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, तुम दोनों फिर साथ बैठ गए। हाँ, लिखो भाई, इनका नाम लिखो, बहुत बार मना किया इनको, है ना। डन। सो इनमें से सबके सब CO2 बना सकते हैं ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा लिखो, टेस्ट विद NaOH। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब वो होता है जो CO2 गैस एक्चुअली में रिलीज करेंगे, है ना। अब इसमें मुझे बताने के लिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन कराने के लिए कुछ नहीं है, मतलब आप ढूंढो। ये 4-5 कंपाउंड की लिस्ट है, आपको ढूंढना है किसी भी क्वेश्चन में, अगर है तो वो CO2 रिलीज करेगा। हाँ, अब हो जाएंगे वो क्वेश्चन, है ना, DPP के जो क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, टेस्ट विथ NaOH। और डिसॉल्व्स इन NaOH, सेम ही बात है ना, लैंग्वेज में जैसा लिखा होगा आप समझ जाना। ठीक है, कि NaOH के साथ या तो पॉजिटिव टेस्ट दे या NaOH में सॉल्युबल होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपके पास एक Ha नाम का एसिड है, NaOH से रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट में बनाता है वो Na+H2। तो कंडीशन एक ही हो सकता है भाई कि A माइनस जो है वो ज्यादा स्टेबल है OH माइनस से, है ना, या फिर Ha जो है वो ज्यादा एसिडिक है H2O से। तो उस लिस्ट में H2O के पहले जितने थे वो सारे, है ना, उस लिस्ट में H2O के पहले जितने थे वो सारे NaOH में सॉल्युबल होंगे, राइट। सो
सो पहले तो सारे ArNrSO3H सारे सल्फोनिक एसिड, प्लस एम माइनस एम प्लस एम माइनस ए कुछ भी लगाओ, सारे के सारे सल्फोनिक एसिड। AR वाला ज्यादा होगा, हमेशा एरोमेटिक में लिखा जाता है। हाँ। ArNrCOOH। तीसरा PHOH, ऑल। ऑल मतलब कोई भी ग्रुप लगाओ, डजंट मैटर, प्लस एम माइनस एम प्लस एम माइनस ए जो भी लगाए। फिनॉल, क्योंकि अब फिनॉल जो है वो OH माइनस से ज्यादा स्टेबल है इन एनी कंडीशन, क्योंकि फिनॉल में कम से कम O माइनस रेजोनेंस में तो जा रहा है ना, OH माइनस वाटर में तो कुछ नहीं हो रहा है। तो फिनॉल में अब देखो, इसमें मतलब पिक्रिक एसिड भी आ गया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पिक्रिक एसिड भी वन ऑफ द फिनॉल डेरिवेटिव्स ही है। बाकी केसेस में क्या था कि वो स्पेसिफिकली वही था जो ज्यादा एसिडिक था, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसलिए उसको अलग से लिखा, बाकी फिनॉल को नहीं लिखा। यहां पे सारे फिनॉल लिख सकते हो, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर मोर एसिडिक देन OH माइनस, मतलब सॉरी मोर स्टेबल देन OH माइनस उनके कॉन्जुगेट बेसिस। और वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ स्क्वायरिक एसिड भी आप लिख सकते हो। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायरिक एसिड के क्वेश्चंस नहीं मतलब आते हैं, क्योंकि इतना कॉमन कंपाउंड नहीं है। फिनॉल हमें पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पढ़ना है, सल्फोनिक एसिड के भी क्वेश्चन उतने कॉमन नहीं है, पर हाँ रिलेटिव ट्रेंड में पता होना चाहिए कि सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। एंड एक और है एक्सेप्शनल ट्रेंड, आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं, मिथाइल अल्कोहल। सो देयर इज अनदर एक्सेप्शन जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो ये है कि मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर। बाकी जितने भी अल्कोहल है वो कम एसिडिक होते हैं बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ द R ग्रुप। मिथाइल अल्कोहल इज एक्सेप्शनली मोर एसिडिक देन वाटर। बस है, इसका एक्सप्लेनेशन होता है मैं पहले बताया था ना। सो देयर आर सम ट्रेंड्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमारी हेल्प के लिए है, नहीं काम कर रहा है, ठीक है। बट हाँ मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस इसलिए होता है क्योंकि वो एसिडिक होता है, तो उसको वैसे भी आप याद रख सकते हो कि बाकी सारे अल्कोहल बेसिक होते हैं, है ना। मिथाइल अल्कोहल एसिडिक होते हैं। क्या हो क्या बोलते, टेस्टी नहीं होता है। टेस्टी तो इथाइल अल्कोहल होता है ना। हाँ, तो इन सब की रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, H2O प्लस सॉल्ट। एनीवेज, और दे ऑल डिसॉल्व इन NaOH, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन में लिखेंगे हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स कैन डिसॉल्व इन NaOH, सेम प्रिंसिपल, है ना। सर उसका रीजन क्या है? किसका, कोई भी एक रीजन CH3OH का एसिडिक होने का कुछ तो रीजन होगा। मुझे नहीं पता। देखो जो रीजन मैथमेटिकली रूल पे नहीं बैठता, मैं दिमाग नहीं लगाता उसमें, क्योंकि उसको समझने से अच्छा है कि उस ट्रेंड को रट लो ना, है ना। जो चीजें बाय मतलब जो जिसका लॉजिक ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके ट्रेंड को ही रट लो, है ना। पर वो पता होना चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट, मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन, है ना, मतलब मिथाइल अल्कोहल इज एसिडिक, ये लिखा हुआ है। सो इसका मतलब वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो मिथाइल अल्कोहल इज एसिडिक। हाँ एनसीईआरटी में लिखा है, मतलब सिलेबस में, ट्रू। ओके, तीसरा है टेस्ट विथ NaNH2। अच्छा ये बताओ कि इथेनॉल जो है, सोडियम इथॉक्साइड जो है, सोडियम इथॉक्साइड से कौन कौन रिएक्ट कर सकते हैं। हाँ, सोडियम इथॉक्साइड से कौन कौन रिएक्ट कर सकते हैं, ETO माइनस। हाँ, ETO माइनस से कौन कौन रिएक्ट कर सकते हैं, जो जिसका माइनस ETO माइनस से ज्यादा स्टेबल हो, यही हो सकता है ना। तो ETO माइनस कौन सी कैटेगरी में आता है, अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, क्या है, अरे इथॉक्साइड है ना, तो अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है ना वो, तो मतलब H2O के बाद है वो, तो H2O और उसके पहले जितने भी एसिड है वो सारे ही ETO माइनस से रिएक्ट कर। तुम लोग यहां ध्यान दो, ये जो ट्रेंड लिखा है ना हमने, इसी से सब आंसर कर रहे हैं। ये रहा तुम्हारा ETO, इस कैटेगरी में आएगा ना, ETO माइनस मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप और उस पे O माइनस, तो इससे पहले जितने भी है वो सब रिएक्ट कर सकते हैं उससे, है ना। कोई बोले कि भाई अमाइड से कौन रिएक्ट करेगा, तो अमाइड इसका अनायन है, तो इससे पहले जितने हैं
वो सब अमाइड से रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जो नेक्स्ट टेस्ट है, तो इसमें कहीं भी कोई कुछ पूछ ले तो तुम कर सकते हो। जैसे कोई बोले कि फॉर्मिक एसिड से और HCOO माइनस से कौन कौन रिएक्ट कर सकता है, वो सारे रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। एसिटिक एसिड से कौन कौन रिएक्ट कर सकता है, एसिटेट आयन से, नॉट एसिटिक एसिड से, एसिटेट आयन से, ये सारे तो कहीं से भी आ सकता है। बट कुछ कुछ उसमें से पॉइंट है जो कॉमन कंपाउंड्स हैं, जो डे टू डे लाइफ में होते हैं, जिनको हम एज अ टेस्ट रिएक्शन यूज करते हैं, तो उनको हम लिख रहे हैं। बट थ्योरेटिकली वो कुछ भी पूछे तो इसी से आंसर करना है आपको, है ना। हाँ, कुछ पूछ रहा है कोई इधर, तुम पूछ रहे थे नहीं, राइट। सो NaNH2 सोडियम अमाइड बोलते हैं ना, NH2 माइनस को अमाइड बोलते हैं, तो सोडियम अमाइड। अच्छा, NH2 माइनस को अमाइड बोलते हैं और अमाइड ग्रुप्स अलग होते हैं, है ना। CONH2 जो ऑर्गेनिक में अमाइड हम बोलते हैं, वो कैटेगरी का नाम है। सो NaNH2 के साथ रिएक्ट करने की कंडीशन क्या है भाई, Ha प्लस NaNH2 गिव्स Na प्लस NH3। कंडीशन वही सेम, वही चीजें लिखे जाओ बस। कंडीशन क्या है, A माइनस शुड बी मोर स्टेबल देन NH2 माइनस। तो लिस्ट को कौन कंप्लीट करेगा, सारे सल्फोनिक एसिड, अराइल सल्फोनिक एसिड एंड अल्काइल सल्फोनिक एसिड, वैसे बोलते हैं ना। AR मतलब एरोमेटिक को शॉर्ट में अराइल लिखने के AR लिखते हैं। AR या R कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिनॉल, अल्कोहल, ये कंपाउंड या इसके डेरिवेटिव्स, जो भी NH2 पे आगे से हाँ, ये टर्मिनल अल्काइंस। यहाँ पे H भी होगा तो भी चलेगा, है ना, H हो या R होगा, दोनों साइड से टर्मिनल होगा, तो इथाइन हो या कोई दूसरा टर्मिनल अल्काइन हो। ऑफ कोर्स RSH भी आएगा इस कैटेगरी में, बट ठीक है, अभी तक हम इसका डिस्कशन कर नहीं रहे थे, इसलिए लिख नहीं रहे थे, क्योंकि अगर H2O का कोई भी डेरिवेटिव है तो RSH तो रहेगा ही, है ना। और बाकी सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स हर जगह हैं, हर लिस्ट में, जैसे HNO3 H2SO4 ये सब ज्यादा एसिडिक ही है अपने ऑर्गेनिक एसिड से, तो वो हर लिस्ट में अवेलेबल है, उसको आपको सोचना नहीं। इन सब की रिएक्शन कराएंगे हम NaNH2 के साथ। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर, इसमें इंपॉर्टेंट है ये NaNH2 के साथ टेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि टर्मिनल अल्काइंस को आइडेंटिफाई करने का ये ही एक दिस वन ऑफ द मेथड्स, अगर एसिड बेस रिएक्शन से करा जाए तो, क्योंकि बाकी कोई भी बेस इससे रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ NaNH2 करता है। और इससे भी स्ट्रॉन्ग कोई बेस हुआ तो, मतलब जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले बेसेस हैं NaOH वगैरह, वो टर्मिनल अल्काइन को एज एन एसिड ट्रीट नहीं करते हैं, सिर्फ NaNH2 ही है जो करता है। और इसको दूसरी बार डिस्कस कर रहा हूं आज में। पहले जब हमने डिस्कस किया था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ NH3 एंड टर्मिनल अल्काइन, तब भी ये बात करी थी मैंने कि इट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और यहां पे भी कि NaNH2 से डिफरेंशिएट करे कोई, कि भाई एक हाइड्रोकार्बन की लिस्ट है, उसमें से सबको हमने NaNH2 से रिएक्ट करा दिया, तो एक तो सॉल्युबल कंपाउंड बन गया और बाकी सब इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स रह गए। तो बताओ कि जो सॉल्युबल कंपाउंड है वो क्या हो, या कुछ भी ऐसा लैंग्वेज क्वेश्चन में हो तो आप समझ जाना इसकी बात कर रहे हैं टर्मिनल अल्काइन की या इस। राइट, सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH3 प्लस सॉइल। नेक्स्ट देखो, टेस्ट विद सोडियम हाइड्राइड। हाँ, सारे करेंगे, यस। टर्मिनल अल्काइन तक सब, NH2 भी, सोडियम, हाँ सोडियम हाइड्राइड। ये लिख लिया था सबने, लिख लिया, ठीक है। फोर्थ लिखो, टेस्ट विथ सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड के साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा और कैसे करेगा। कंडीशन क्या है, A माइनस मस्ट बी मोर स्टेबल देन H। दिक्कत की बात यह है कि इस रिएक्शन को हम एक्वस मीडियम में करा भी नहीं सकते, क्योंकि सोडियम हाइड्राइड खुद पानी से रिएक्ट कर जाएगा, है ना। तो इसको हम एक्वस मीडियम में नहीं करा सकते, तो कोई भी हम हाइड्रेशन एनर्जी और इस सारे एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं कर सकते। बराबर, इसकी सिंपल से लॉजिक में बताता हूं, कोई भी हाइड्रोजन जो हैलोजन से कनेक्टेड हो,
कोई भी हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो। जब मैंने ऑक्सीजन से कनेक्टेड लिख दिया तो जितने एसिड तुम अभी तक देख रहे हो सब हो गए, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, अल्कोहल, वाटर, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, सब इसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि सब में ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन लगा ही है ना। उसके बाद सल्फर से लगा हुआ हाइड्रोजन हो तो भी, उसके बाद नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन हो तो भी, उसके अलावा ये एरोमेटिक सिस्टम या इसके डेरिवेटिव का हाइड्रोजन हो तब भी, उसके अलावा टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन हो तब भी, ये सब के सब। अच्छा, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे हैलोजन के केस में तो चलो एक्स ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन के केस में और भी चीजें हो सकती है ना। डाइवैलेंट होता है ऑक्सीजन, तो दूसरी साइड में कुछ होगा, आर, फिनाइल, अल्काइल, जो भी होगा, सल्फर, नाइट्रोजन। बस आपको देखना है कि कहीं नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन है क्या, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर सकता है। हाँ जी, कहां पे कुछ भी डाल लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि हमें तो इससे मतलब है, हमें तो इस हाइड्रोजन से मतलब है, बाकी कुछ भी उधर ग्रुप में कोई मतलब नहीं है। इन सब की रिएक्शन होगी NaH के साथ, NaH के साथ रिएक्शन होगी, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए बन जाती है इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट ऑफ दोज, मतलब H हटा के जो माइनस बन जाए वो, तो सॉल्ट। These elements, these acids also react with sodium metal। तो इसी में लिखवा देता हूं, मतलब फोर्थ ही टेस्ट है बट वो अलग भी है, ये अलग से लिख लो। चलो नेक्स्ट लिखो, टेस्ट विथ एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। अभी पीछे बहुत बातें हो रही हैं, भीड़ बढ़ गई क्या इस बैच में? हाँ? हाँ? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एटसेट्रा। ठीक है, क्या है बेसिस इसके रिएक्शन का? सो वही सेम Ha प्लस जो भी मोनोवैलेंट मेटल आप लेके आओ, ये रिएक्ट करके बनाएंगे Ma प्लस हाफ H2। सबसे पहले याद रखना, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है ना, इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। प्रोडक्ट इसमें भी वही बनता है हाइड्रोजन गैस, मतलब जो हाइड्राइड के साथ प्रोडक्ट बनता है वही मेटल के साथ भी बनता है ना, हाइड्रोजन गैस, बस स्टोइकियोमेट्री वाइज थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि मेटल M अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेगा M प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एसिड का H प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा हाफ H2। ये हो गया क्या? ऑक्सीडेशन, और ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन का प्रोडक्ट हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन में जो M प्लस बना वो इसके A माइनस से रिएक्ट करके Ma बना रहा, मतलब कंबाइन करके रिएक्ट तो क्या कर रहा है, तो ये वो सॉल्ट है जो M प्लस और A माइनस से बन रहा है, और ये रहा हाइड्रोजन। इसको मैकेनिज्म कहते हैं। क्या है? एक्टिव मेटल, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स, नहीं तो फिर एसिड के नंबर घटते जाएंगे। ये वाले जो है वो जितनी भी लिस्ट में अभी तक हमने एसिड देखा सबके साथ रिएक्ट करते हैं। तो कंडीशन क्या है भाई? किसी भी हैलोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन हो, सल्फर से लगा हुआ हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन हो, टर्मिनल अल्काइन या ऐसा एरोमेटिक ग्रुप का हाइड्रोजन हो। हाँ, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन वगैरह नहीं करते उतने उतने क्विकली, है ना। तो ये सब जो है, ये हाइड्रोजन हमें ढूंढने हैं। ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ, लिखता हूं मैं अभी, बनाएंगे हाफ H2 प्लस सोडियम सॉल्ट।
बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, ऐसे ही आएंगे इसी को, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ना। तो अब आपके हो जाएंगे डीबीपी के जो बचे हुए क्वेश्चन है। आस्टिक लेंथ हमने रफली सारे कर लिए हैं। अब क्वेश्चन की वैरायटी है कि जितने आप क्वेश्चन करते जाओगे उतना। वैसे तो कोई मतलब नहीं है इसका, पर मैं बता देता हूं कि स्क्वायरिक एसिड के दो चार बातें हैं जो ध्यान रख लो ना। यस बिल्कुल, खत्म भी होगी, सिर्फ होगी नहीं। हाँ सर हमने थर्मोडायनामिक्स एक लेक्चर में देखो सिलेबस के डेप्थ से नहीं डरना है, हर चीज में बेसिक बेसिक से करना है। अगली क्लास से रेडॉक्स होगा। रेडॉक्स के 2 लेक्चर है शायद, पता नहीं 1 लेक्चर है। फिजिक्स में क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ लिया ना ऑलरेडी, यही तो फायदा होता है फिजिक्स वालों को। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th में पढ़ा रहे होते हैं तुम लोगों को माथा पीट के, और तुम 12th के लास्ट में पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो तुम्हें लगता है कि कितना आसान है फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर भूल जाते हो कि कितनी मेहनत करी तुमने ऑलरेडी। हाँ जी, हाँ क्योंकि थर्मो में कुछ है नहीं ना फिजिक्स में, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ही है सिर्फ, है ना, कुछ नहीं, मतलब सिलेबस वाइज कुछ नहीं है, छोटा सिलेबस है। क्योंकि तुम लोगों को तो वैसे ही डर लगता है ना थर्मोडायनामिक्स से। नहीं सर, वो फर्स्ट वाला पार्ट ठीक था। हाँ लिख लिया ना। देखो यार, स्क्वायरिक एसिड की कहानी लिख लो थोड़ी सी, मतलब लिख क्या लो, बस जान लो कि ये स्क्वायरिक एसिड है, ये डिप्रोटोनेट होता है, तो इसका जो मोनो आयन है उसमें ऑफ कोर्स अच्छा खासा रेजोनेंस है। ठीक है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है इसका डायनाइन, हालांकि वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, लेकिन हाँ डायनाइन में क्या है, इसके डायनाइन को देखना ज्यादा जरूरी है अपने को। O माइनस है, यहाँ O माइनस है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। इसके डायनाइन के जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो टोटल सारे ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके। आप बना के देखो, जब O माइनस यहां जाएगा, पाई बॉन्ड यहां जाएगा, O माइनस उधर आ जाएगा, फिर वो इधर आएगा तो इधर से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग। तो चलो मैं वो भी बना के दिखाता हूं आपको कि डायनाइन जो है, ये ठीक है। तो ये माइनस जब यहां से यहां जाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा और माइनस यहां पहुंच जाएगा, राइट। सो यहां का माइनस यहीं रहेगा, पाई बॉन्ड यहां पहुंच जाएगा, यहां पे भी एक माइनस आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां डबल बॉन्ड था। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो पहला कौन सा हाइड्रोजन जाना चाहिए? वो एसिडिक तो दोनों इक्वली है। अब तुम थोड़ा देर डाउट पूछना बंद कर दो, है ना, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, क्लास के बाद पूछो आराम से, क्योंकि कुछ भी पूछ लो, कोई भी हटा दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, जब दोनों ही सेम है तो कोई भी हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, बात सेम। H2SO4 में कैसे डिसाइड करते हो और कैसे पता करते हो कि तुमने कौन सा हटाया? डिसाइड तो छोड़ो, पता कैसे करते हो? एग्जैक्टली, तो कोई मतलब ही नहीं उसका। हम दोनों में से कोई भी हटाए, सेम ही हाइड्रोजन है वो, हमें थोड़ी दिखेगा कंपाउंड में कि कौन सा हाइड्रोजन हमने हटाया। उसमें भी कोई भी हटाया था हमने। मैलिक एसिड में भी हमने कोई भी हाइड्रोजन हटाया था, फिक्स नहीं किया था कि यही वाला है, दोनों में से कोई भी एक हटा दो, सिनेरियो सेम ही जनरेट होगा। नहीं नहीं, तो आप दूसरी साइड से भी निकालते तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती। हाँ वो अलग चीज, तो K2 तो फिर आ गया ना, दूसरे में तो फिर दोनों जाएंगे, फिर तो समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये यहां आए, ये पाई बॉन्ड यहां गया और ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, राइट। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये माइनस यहीं रहेगा, ये माइनस यहीं रहेगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ऐसे, ठीक है। और फिर कहाँ नहीं आया अभी तक नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड? यहाँ पे अभी तक डबल बॉन्ड नहीं आया क्या? आ गया है।
ये यहाँ लेके गए, यहाँ लेके गए, हाँ यहाँ तक डबल बॉन्ड नहीं आया अभी तक यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ लेके गए, ये यहाँ गया और ये यहाँ आ गया, माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस, राइट। ये चार इसके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो दो नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा नहीं है कि K1 से K2 ज्यादा होगा, ऐसा कभी नहीं होता, किसी भी एसिड के लिए नहीं होता, है ना। तो अभी भी K1 ही ज्यादा होगा, पहला डिप्रोटेशन का ज्यादा होगा। इट इज जस्ट दैट कि K2 वाला जो सिनेरियो है उसमें दो बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। वो ये कीजिए, इस बॉन्ड को देखो, यहां था, यहां है, यहां पहुंचा और फिर यहां आ गया। दो पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में रेजोनेंस कर रहे हैं, विच मीन्स कि एरोमेटिक है। दो पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में रेजोनेंस करेंगे तो ये एरोमेटिक है। एक दो नेगेटिव चार्ज चारों ऑक्सीजन एटम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, है ना। हर केस में देखो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इसका कंक्लूजन ये है कि पहली बात तो ये एरोमेटिक है, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम लेंथ के हैं, सारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो भी सेम लेंथ है। और ऐसा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज 4 में है, तो गए होगे तो किया होगा तो पता होगा। एक्सरसाइज 4 में मल्टीपल करेक्ट का पहला या दूसरा क्वेश्चन ही है, या फिफ्थ क्वेश्चन है शायद, तो उसके आसपास में है, देख लेना आप एक बार। एनीवेज, तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि स्क्वायरिक एसिड में जब इसका कॉन्जुगेट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ ऐसा। राइट, चार्ज भी एग्जैक्टली -1/2 होगा, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज चार जगह बट रहा है। अगर ये x है, y है, z है और p है, तो बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर x, y, z, p सब बराबर है। और कार्बन का भी सेम स्टोरी है। नोट्स क्या कर रहे हैं? ये सब हो गया, बस ये वाला अरे देखो देखो, और ये ऑब्वियस, हाँ जी, K1 सबका ही हायर रहता है, उसका कोई रीजन ही नहीं है। वो तो नॉर्मल लॉजिक है कि पहला H+ जो हटेगा, अगर वो पहला H+ हट रहा है, वही एक इंडिकेशन है कि वो सबसे ज्यादा K1 होगा उसका, है ना। दुनिया का कोई भी एसिड हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, उसका K1 उसकी K2 से ज्यादा ही होगा, चाहे वो H2SO4 ही क्यों ना हो, है ना। सेम आइटम पे नेगेटिव चार्ज है, राइट, तो हम रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को प्रायोरिटी देते हैं? टफ क्वेश्चन। हाइब्रिडेशन, वैसे हम हाइब्रिडेशन को देते हैं, लेकिन एरोमेटिसिटी वाला जो केस है वहां पे वो ज्यादा हो जाता है, एरोमेटिक वाला। लिखवाया भी था मैंने पूरा केस। देखो यार, प्रायोरिटी अगेन जितना सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं ना आपके लिए कि भाई ये ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसा कोई रूल है ही नहीं दुनिया में कि भाई प्रायोरिटी किसको देनी है ना। एक्सेप्ट मतलब इम्पैक्ट किसका ज्यादा होता है ये लिखते हैं बुक्स में कि भाई रेजोनेंस इफेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, ऐसे बहुत सारी बुक में लिखा होता है। लेकिन इफ यू ऐड सो मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट्स सो देन इट माइट डोमिनेट ओवर रेजोनेंस इफेक्ट, ऐसा हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जैसे मान लो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करे, बहुत सारी बुक पढ़ी, तो मेरे को जो समझ में आया कि भाई ये टेक्निक अगर बच्चा लगाएगा तो उसके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे और एफर्ट कम लगेगा। तो उस सेंस में हम बताते हैं कि आप परसेंटेजेस देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब उसमें एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चन किसी दुनिया के बुक में मिल जाए जिसमें कि वो डोमिनेट कर जाए या वो रिवर्स हो जाए, तो उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना। मीनिंग परसेंटेजेस वाले क्वेश्चन जब भी आए तो यूजुअली आपको परसेंटेजेस वाले कोई मतलब वैल्यू देनी है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव is more stable than any resonance stabilized carbon पे negative, unless वो ऑक्सीजन -m के साथ रेजोनेंस में जा रहा हो तो कार्बन पे है ही नहीं वैसे भी, है ना। बाकी सब केसेस में नॉर्मली करना आपको, है ना। तो ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन कभी आएगा नहीं। एक आएगा वो मैंने बता दिया कि एरोमेटिसिटी अगर होगी तो उस माइनस चार्ज को ज्यादा स्टेबिलिटी दे देना, वो भी एरोमेटिक माइनस की वजह से होगा तो, है ना। जैसे टॉलिन का जो अनायन है उसको हम एरोमेटिक नहीं मानते।
क्या हो गया? ब्रेक? क्या बात कर रहे हो? 12:20 हो गई। कितने बजे से क्लास थी? मैंने नहीं 1 घंटा हुआ भैया, अभी क्लास शुरू हुई। 11 बजे से स्टार्ट हुई थी ना क्लास, 11:20 से। हाँ 11:05 को हुई थी। भाई 11:05 पे तो मैं आया हूँ, फिर रिकॉर्डिंग का सेटअप करना ये वो करके तो 11:20 से 11:10 तक तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी नहीं करी थी। अच्छा इसमें तो है ना सब 1 hour 10 minutes हुए एग्जैक्टली, है ना? हाँ जी, किसका आना है? मैं कह रहा हूँ कि इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय एरोमेटिसिटी। टोलिन एरोमेटिक है, टोलिन का आनायन जो है वो स्टेबलाइज नॉर्मली बाय रेजोनेंस बट नॉट बाय एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कहते हैं उसको, है ना? ऐसा नहीं कि नहीं कहते। और कोई डाउट? चलो सब आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ क्या? देखो ये सब चीजें सही नहीं लगती, गॉड वॉड लिखना है ना, बाकी वैसे ही एथिस्ट आदमियों में तो वो तो गॉड वॉड में कोई मतलब नहीं है। और ये सब बेसिक स्ट्रेंथ क्या? वो पुराना हमारा था, मतलब वैसे कुछ दोस्तों ने मिलकर हमने ऐसे ऑनलाइन कोविड के टाइम पे, है ना, हमने सोचा हम भी कुछ ऐसा तो, हाँ बहुत पुराना है वो तो 2019-20 का है वो। हाँ वो हो गया उसका मतलब। देखो मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैं ना कंसिस्टेंसी के साथ कुछ कर नहीं पाता, है ना? सुस्ता तो बहुत तुम्हारे जैसे ही, तो इसलिए मैं रिलेट भी कर पाता हूँ तुम लोगों से, है ना? कि कुछ स्टार्ट तो बहुत कुछ करता हूँ मैं, पर वो हो वही पाता है जो एक नॉर्मल फ्लो है। जैसे जॉब का जो काम है, पढ़ाने का काम, वो हो जाता है ढंग से, उसके बाद की जो चीजें हैं वो नहीं होती कभी, क्योंकि कभी टाइम ही नहीं मिलता है, डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। मतलब 5 दिन करोगे तो कोई नया वेरिएबल आ जाएगा, है ना? इसलिए सो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या देखना होता है, वैसे ही जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में किया था कि एक बेस लिया हमने जिसके पास लोन पेयर है, पानी में डाला, बना BH प्लस प्लस OH माइनस। इसका KB होगा BH प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB and directly proportional to pK of the conjugate acid, right? ये बात खैर समझ पा रहे हो ना? इसके pK का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर इसके pKb के इनवर्सली है तो, क्योंकि pK into pKb is equals to pKw, right? सो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम ये दो चीजें देखेंगे, पर दिक्कत ये है कि ये दे देंगे तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्चुअली हम पहले बेसिक स्ट्रेंथ खुद पता करेंगे और उसके बेसिस पे हम पीके और पीके भी बताएंगे कि ज्यादा है कम है ना? इससे हम बेसिक स्ट्रेंथ बताते हैं प्रैक्टिकली। तो क्या होता है कि जहां भी बेसिक स्ट्रेंथ कोई नहीं बता पाता ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई लॉजिक नहीं बता पाता है, तो बोलते हैं कि देखो यार इसका पीके ज्यादा है या कम है, इसलिए पीके कम है तो ज्यादा एसिडिक है। तो द पॉइंट इज कि पीके कम ही इसलिए ना कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का इंपैक्ट उसमें अलग तरीके से, राइट? तो ये तो वही बात होगी, के ज्यादा इसलिए ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक इसलिए कि के ज्यादा है ना? तो वो दोनों ही एक ही चीज है, बस अलग कहने का तरीका अलग है। बट हाँ, एक्चुअल में एसिडिक स्ट्रेंथ हम प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड के वैल्यू से चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जस्ट टूल्स हैं जो हम यूज कर पाते हैं ऑन पेपर टू आइडेंटिफाई ज्यादा एसिडिक और कम एसिडिक। तो अब आते हैं हम लोग कि हमारे काम का इंफॉर्मेशन क्या है इसमें, हम कैसे यूज करेंगे इसको। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए देखो यार बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बेसिक स्ट्रेंथ के बहुत सारे फैक्टर्स में से हमें सबसे पहले क्या देखना है, ऐसा कुछ नहीं इसमें, हमें सबसे पहले तो ये समझना कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। डोमिनेंस हम बाद में देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर मैटर करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो हर जगह लगता है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी हमने देख लेनी है। फिर दूसरा फैक्टर आएगा
लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ द एसिड, ऑफ द सॉरी बेस। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक फैक्टर, इसको हम कहते हैं काइनेटिक। कहीं पे भी एसिड कितना ज्यादा H+ देने के लिए रेडी है, दैट इज काइनेटिक फैक्टर, हाउ रिएक्टिव द एसिड इज, एंड कितना स्टेबल उसका कॉन्जुगेट बेस है, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक फैक्टर, राइट। तो खैर इसको हम काइनेटिक फैक्टर बोलेंगे, सॉरी इसको हम थर्मोडायनेमिक फैक्टर बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिकली कितना स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, और इसको हम काइनेटिक फैक्टर बोलेंगे कितना केपेबल है वो, कितना फास्ट वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। ठीक, और एसिडिक स्ट्रेंथ में भी ये दोनों फैक्टर थे, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से काम हो जा रहा था। तो हमने डिस्कस ही नहीं किया कि एसिड कितना ज्यादा एसिडिक है, कहीं कहीं किया, जैसे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब फिनॉल का हाइड्रोजन फंस गया तो हमने डिस्कस किया कि नहीं यार इसको निकालना डिफिकल्ट है, तो काइनेटिकली स्लो हो गया वो, राइट। तो यहां पे क्या है कि दोनों फैक्टर बहुत मैटर करते हैं। जैसे लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी देखेंगे हम लोग, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ट्रेंड में चेंजेस आते हैं, या जो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेसेस हैं और या एक्सेप्शनली वीक बेस है, या कोई एक्सेप्शनली ट्रेंड में उल्टा हो जाता है, वो बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ही हो ना। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी भी दो फैक्टर पर डिपेंड करेगी, एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, दूसरा हाइड्रेशन, क्योंकि हाइड्रेट भी तो हो रहे हैं ये सारे, एसिड में भी होता था। फॉर्मिक एसिड को हमने ज्यादा एसिडिक बताया था किसी भी एलिफैटिक एसिड से, क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि वो छोटा अनायन है, वो ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है, राइट। तो यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ एसिड की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों फैक्टर ध्यान रखना, क्या? हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। और इसमें भी दो फैक्टर हमें ध्यान रखना है, क्या? मतलब वैसे तो मेन एक ही है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, नहीं भाई किसको नहीं करना, प्रायोरिटी वाला मैंने कुछ अभी बताया ही नहीं है, किसी को कुछ प्रायोरिटी नहीं देनी है इसमें, हमें ये सारे दिमाग में रखने हैं, फिर कैसे हम आंसर तक पहुंचेंगे वो मैं सिखाऊंगा अभी। तो इसमें क्या होगा, बेस्ट होगा प्लस एम, एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा हो जाएगा अब इधर, प्लस एम सबसे बढ़िया क्योंकि सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, प्लस एच, फिर होगा प्लस आई, फिर कुछ ना हो, फिर माइनस आई, और सबसे कम माइनस। नॉर्मल वाला भी होगा बीच में। एरोमेटिसिटी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है ना, वो तो आएगा ही, ऑफ कोर्स आएगा। हाँ करते हैं, पर उसका इंपैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ज्यादा। इधर फर्क पड़ता है, बताते हैं ना, देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे हाइड्रेशन हर जगह काम नहीं करता है, हाइड्रेशन का फर्क वहां पड़ता है जो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बेस है वो यूजुअली अमोनिया होगा, अमोनिया से हाइड्रोजन लगे होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, किसके साथ? एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के साथ, तो इसलिए हाइड्रेशन मैटर करता है। वहां पे क्या थे, जो भी एसिड थे उनमें अनायन था, O माइनस, O माइनस एक अनायन है तो उसका हाइड्रेशन होगा, ऑफ कोर्स अनायन का भी हाइड्रेशन होता है, लेकिन बाकी कोई हाइड्रेशन फैक्टर नहीं है। तो एक साइड ही है जहां से हाइड्रेशन हो सकता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे मान लो अमोनिया पे, NH3+ है, तो 3 साइड से हाइड्रेट हो सकता है, राइट? इसलिए हाइड्रेशन का इंपैक्ट ज्यादा है। एनीवेज, यहां तक कोई डाउट नहीं? तो अब पहले हम लोग, सबसे पहला जो प्रायोरिटी होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्यों कर रहे हैं, इज द सेकंड प्रायोरिटी, है ना। जैसे कि SIR से क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो रहा है, सेकंड प्रायोरिटी में है। SIR से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो वैसे ही यहां पे हम देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करना है। 2 स्लाइड्स डिस्कस करी थी हमने वहां पे, याद है? एक में हमने डिस्कस किया था क्या, कि नॉर्मल एलिफैटिक एसिड का बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर देखते हैं हम लोग, एकदम वही है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ही ट्रेंड है। आप देखो पहले क्या देखते हैं हम लोग, सेम डोनर एटम है कि डिफरेंट डोनर एटम है। पहले देखोगे कि जो डोनर एटम है, जो बेस का डोनर एटम है, वो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, अगर सेम डोनर एटम है
तो क्या क्या फैक्टर लगाओगे आप? बेसिक स्ट्रेंथ is inversely proportional to percentage S. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा प्लस एम प्लस एच प्लस आई, नो इफेक्ट माइनस आई माइनस एम, ये हमें फॉलो करना है। कटायन कार्बोकटायन में होता है ना, कार्बोकटायन में ही होता है सिर्फ डांस और कहीं नहीं होता। बेस कार्बोकटायन नहीं हो सकता ना, बेस का कॉन्जुगेट एसिड भी कार्बोकटायन नहीं हो सकता है ना। डांसिंग रेजोनेंस सिर्फ कार्बोकटायन में देखते हैं। ठीक, तो ये दो फैक्टर आपको लगाने हैं अगर सेम डोनर एटम है तो। एक और चीज ध्यान रखनी है विच विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम दीज फैक्टर्स इज एरोमेटिसिटी, कि अगर लोन पेयर एरोमेटिसिटी में चला गया तो वो कम बेसिक होगा, है ना। सो पर वो माइनस एम वाले से ज्यादा बेसिक होते हैं, है ना, इस वाले से ज्यादा, मतलब यहाँ पे आएगा एरोमेटिसिटी में जाने वाला लोन पेयर, क्योंकि हाँ बेसिक स्ट्रेंथ लोन पेयर इन एरोमेटिसिटी, लोन पेयर जितना ज्यादा एरोमेटिसिटी में जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। मतलब बेसिकली लोकलाइज्ड होना चाहिए ना। क्या लोकलाइज्ड होना चाहिए। कहां पे एरोमेटिसिटी एन में आएगा? किसने कहा? पहले क्यों है मतलब समझा नहीं, क्या क्वेश्चन क्या तुम्हारा? हाँ बाद में पूछो। सो मैं समझा रहा हूं कि माइनस एम जो है, देखो माइनस एम अलग अलग होता है, बट जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अमाइड इज लेस बेसिक देन पायरोल, अमाइड इज लेस बेसिक देन पायरोल। अमाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O NH2, दैट इज लेस बेसिक देन पायरोल वेयर लोन पेयर पार्टिसिपेट्स इन एरोमेटिसिटी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनरल ट्रेंड में, नॉर्मल ट्रेंड में आपको ध्यान रखना है कि एरोमेटिसिटी वाला इज बेटर देन माइनस एम के थ्रू लोन पेयर कहीं चला जाए, क्योंकि वो लोन पेयर कम से कम एरोमेटिसिटी वाला पूरे कंपाउंड में कहीं तो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। सो ये देखना है कि अगर लोन पेयर एरोमेटिसिटी में जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो कम हो जाएगा। हाँ, अब अगर डिफरेंट डोनर एटम्स हैं तो क्या देखेंगे? हाँ भाई बताओ। हाँ आते हैं, ऐसा यार अभी नहीं होगा ना, ऐसा यार अभी थोड़ी होगा, होता है एनिलीन वेनिलीन आएगा तब ना। तो बेटर बेस बन जाएगा ना। रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो आप लोग, अपने आप एंड में सब क्लियर हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम मेन समरी डिस्कस कर रहे हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी बातें तुम्हें बता नहीं रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, तो क्यों में अभी जाना ही नहीं है और ना हमें अपना दिमाग लगाना है। जब हम क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो हमें लॉजिक अपने आप दिखने लग जाएगा, अच्छा यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर डिफरेंट डोनर एटम है तो भी हम दो फैक्टर देखते थे, क्या क्या? एक हम देखते थे क्या? सेम पीरियड। हाँ, एटम्स फ्रॉम सेम पीरियड। तो क्या बोलोगे? अच्छा तुम लोग अब डाउट कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं पूछेगा जब तक मैं ओपन भी करूं कि हाँ आप डाउट पूछ सकते हो जितना पूछना ना, क्योंकि फ्लो रोक रहे हो तुम लोग। धीरे धीरे लॉइड्स में होता था ऐसे, है ना, लॉइड्स वाले बैच में ऐसे होता था और वहां से बस हमेशा पीछे रहता था इस चक्कर में। इसलिए डाउट्स पूछो, पर हर ख्याल जो आ रहा है उसको पूछना नहीं होता है, कभी कभी वेट भी करना होता है कि मे भी थोड़ी देर में खुद ही क्लियर हो जाएगी, है ना। तो एटम्स फ्रॉम सेम पीरियड क्या देखोगे आप? बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर एटम्स फ्रॉम डिफरेंट पीरियड होगा तो क्या होगा?
बेटर हो जाएगा सर। तो आप बोलोगे बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हाँ, ज्यादा बड़ा होगा अगर तो कम बेसिक होगा ना। पॉजिटिव चार्ज बेटर स्टेबलाइज। अरे पॉजिटिव चार्ज के पीछे क्यों जा रहे हो भाई? डोनर एटम की बात कर रहे हैं ना, डोनर एटम। कॉन्जुगेट एसिड की बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, तो साइज बड़ा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड भी तो ज्यादा रहेगी ना, ये क्यों देख रहा हूं? अरे अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है या फॉस्फीन? बस तो खत्म है। मतलब देयर आर सो मेनी एविडेंसेस जो हमें पता है, तो हमें क्यों लॉजिक लगाना है? H2 ज्यादा बेसिक होता है या H2S? H2। सो नॉर्मल लॉजिक ये है, सिंपल सी बात है कि भाई बड़ा एटम अगर डोनर होगा तो बॉन्ड भी तो वीक बनाएगा H+ के साथ। EH बॉन्ड भी तो वीक होगा, तो जब बॉन्ड ही स्ट्रांग नहीं बनेगा तो कॉन्जुगेट एसिड वैसे ही कम स्टेबल हो गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम ही हो जाएगा, है ना? राइट। सो ये पहले आपको देखना है, जब भी क्वेश्चन दिखे इन दोनों में से कुछ ढूंढो, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर्स आ जाएंगे। अब अगर डोनर एटम सेम है या डिफरेंट है वो तो ठीक है। नॉर्मल ऑर्गेनिक एसिड जो है, ऑर्गेनिक बेसिस जो है, उनका बेसिक स्ट्रेंथ का एक ट्रेंड होता है कि ये वाला कभी भी दिखे तो इससे ज्यादा कर देगा, ऐसा कुछ है ना। तो वो ट्रेंड हमें फॉलो कैसे करना है वो लिखो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको वो ट्रेंड आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मॉड्यूल के, बेसिक स्ट्रेंथ समझे बिना। सबसे पहला जो बेसिक होता है वो होता है इस तरह का कंपाउंड, जहां पे इस तरह का कोई लिंकेज हो, इसको हम कहते हैं ग्वानिडीन डेरिवेटिव। द कंपाउंड दैट वी फॉर्म, आपको यूरिया याद है? यूरिया में डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड N आ जाए तो उसको हम कहते हैं ग्वानिडीन। और उसके डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि N पे अलग अलग अल्काइल ग्रुप, कुछ भी चेन वेन कुछ भी बना दे। मतलब आपको ये लिंक ढूंढनी है पूरे कंपाउंड में, कहीं ऐसा है क्या कि एक कार्बन से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लगा है, उसी कार्बन से सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और उसी कार्बन से दूसरी साइड में भी सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है। सो आई लीव दीज वैलेंसीज ओपन, है ना, ये ओपन वैलेंसी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं ग्वानिडीन डेरिवेटिव, एंड दीज आर कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। याद रखना ग्वानिडीन डेरिवेटिव एरोमेटिक में अगर होगा, मतलब एरोमेटिक में ऐसा लिंकेज दिखे तो नहीं करना है उसको, क्योंकि वो एरोमेटिक है, वो डिलोकलाइज हो जाएगा लोगों पे। पर ठीक है, अभी उस पर नहीं जाते। अभी आप बस अगर इसी में से एक की जगह, मतलब दो की जगह एक ही ऐसा हो, मतलब एक साइड से नाइट्रोजन हटा दिया तो वो सेकंड नंबर पे आता है, इसको हम कहते हैं अमाइडीन, है ना। तो इनको हम कहेंगे अमाइडीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, उसके बाद अमाइन, नहीं अमाइन, अमाइन में भी याद रखना 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक, 3 और 1 पोजीशन चेंज करते रहते क्वेश्चन वाइज, बट 2 इज ऑलवेज द मोस्ट बेसिक, क्योंकि अमाइन में 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं ना, अलग अलग अमाइंस। तो 2 हमेशा बेस्ट होगा, याद रखना। और अगेन मैं ये बता रहा हूं कि मैं ये कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि हमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये वर्क करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि 2 डिग्री अमाइन दुनिया में हमेशा सबसे ज्यादा बेसिक होता है, पर मैं कह रहा हूं कि हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन आएगा उसमें 2 डिग्री अमाइन वाला ही सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, उसके बाद अमाइन के बाद अब देखो हम कहां पहुंच गए हैं। एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है जो कि लोकलाइज्ड है, वहां तक पहुंच चुके हैं। तो अब या तो डिलोकलाइज हो जाए लोन पेयर, या फिर sp2 हो जाए, है ना।
तो sp2 हो जाता है, उसको हम इमाइन कहते हैं, इमाइन, है ना, ऐसा हो R डबल बॉन्ड N और यहां भी R लगाओ कुछ ऐसा NH या N के साथ कुछ और, इसको हम कहते हैं इमाइन। मतलब कीटोन में अगर डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड NH लगा दे तो उसको इमाइन कहते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन में, ठीक है। उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ में अगर कोई होगा तो वो होगा आपका pyridine और उसके डेरिवेटिव्स। क्योंकि इसका sp2 नाइट्रोजन है लेकिन लोकलाइज्ड है, तो मतलब pyridine से, वो भी pyridine जैसा ही है बट उसमें sp2 कार्बन्स कम है, तो इसलिए उसकी एबिलिटी डोनेट करने की pyridine से बेटर है। उसके बाद आएंगे आपके ये ग्रुप्स जिसको आप कहते हो एनिलीन, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज हो जाएगा। एनिलीन के बाद, और इसम का लॉजिक है, मतलब ऐसा नहीं कि रटना है आपको, इन दोनों का भी आपको भले ही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आपके में से किसी के मन में डाउट आना चाहिए था कि सर इसका भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, फिर भी ये ज्यादा बेसिक क्यों है ना। हाँ तो अभी, हाँ तो इसलिए, पर इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि बाकी जब यहां से जब मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया, सो दीज ऑल आर नोन ट्रेंड्स। जैसे यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि सर ये sp2 है तो ये कम होगा, वो क्यों ज्यादा है वो अलग डिस्कशन है, पर ये कम होगा अमाइन से, ये समझ में आ रहा है आपको। फिर यहाँ पे लोकलाइज लोन पेयर अगेन, बट ज्यादा sp2 कार्बन लगे हैं तो इसकी विड्रॉइंग एबिलिटी ज्यादा है या फिर डोनेटिंग एबिलिटी कम है। यहाँ पे लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाएगा रेजोनेंस में, तो ये अवेलेबल है, ये कम अवेलेबल है, इसलिए कम बेसिक हो गया। एक और है देखो, ये जिसको आप पायरोल कहते हो, यहां पे लोन पेयर कुछ ज्यादा ही डिलोकलाइज हो जाएगा रेजोनेंस में, क्योंकि एरोमेटिसिटी में चला जाएगा। तो पायरोल के जितने भी डेरिवेटिव्स आपको देखोगे उनको एनिलीन से कम बेसिक रखना है, pyridine से कम बेसिक रखना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पायरोल डेरिवेटिव्स। पायरोल डेरिवेटिव्स। एंड देन आपका आता है अमाइड। पर आपको ऑफकोर्स अपने लॉजिक सही से ढंग से करके रखने हैं कि अगर इसके अलावा कुछ दे दे कोई तो ये नहीं कंफ्यूज हो गए कि मान लो यहाँ पे अमाइड भी दे दिया और इधर फिनाइल रिंग भी लगा दिया, तो वो तो और कम बेसिक हो जाएगा ना, क्योंकि लोन पेयर इधर भी जाएगा माइनस एम में और आगे भी जाएगा माइनस एम पे। तो वो सब लॉजिक भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये एक जनरल ट्रेंड बताया मैंने जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब दो क्वेश्चन आते हैं कि पहले तो ये ज्यादा बेसिक क्यों है, और फिर सर इसमें भी तो अलग अलग डेरिवेटिव होंगे कि ऑर्थो पे लगा है ग्रुप, पैरा पे लगा है, मेटा पे लगा है, प्लस आई है, माइनस आई है, प्लस एम है, माइनस एम है। तो अब ज्यादातर टाइम इसके बारे में हम समझेंगे, इसका हम लॉजिक समझेंगे कि क्यों है, और ये अमाइन में 2 डिग्री का 3 डिग्री से ज्यादा क्यों है ये समझेंगे। बाकी सब अपने आप एक्सप्लेन्ड है। ये इससे ज्यादा क्यों है सीधे सीधे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लोन पेयर यहीं रहेगा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, इसका लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा क्योंकि वो एरोमेटिसिटी में जा रहा है। क्लियर है ये? क्योंकि इसमें ये माइनस है ना, ये इसमें लोन पेयर खींच के रखेगा ऑक्सीजन की तरफ, माइनस है तो बिल्कुल ही नहीं। इसमें लोन पेयर जो है वो पूरे मॉलिक्यूल में घूमता रहेगा, उससे प्लस चार्ज आएगा इस पर, तो कहीं माइनस भी तो आएगा। तो एटलीस्ट लोन पेयर पूरे पांचों एटम को मिला के तो है ना। हाँ देखो एक चीज समझो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा या उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है तो वो नॉर्मल एक प्रैक्टिकल केस में आ ही नहीं सकता कि भाई ज्यादा बेसिक होगा कम बेसिक होगा। जितने भी एंटी एरोमेटिक चीजें हम करते हैं वो मोस्टली ऑन पेपर होते हैं, है ना। तो रियलिटी में ऐसा कोई क्वेश्चन है कि सर नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर एंटी एरोमेटिसिटी में ज्यादा तो ज्यादा बेसिक है या कम, वो एग्जिस्ट तो करे पहले, तब तो हम उसका बेसिक स्ट्रेंथ की स्टडी कर पाएंगे, है ना। सो इसलिए वैसे चीजें हमें दिमाग नहीं लगना। कौन सा? ये sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है, इसलिए sp2 कम बेसिक है ना, परसेंटेजेस। राइट। अब पहला क्वेश्चन, व्हाई ग्वानिडीन एंड अमाइडीन डेरिवेटिव्स आर मोस्ट बेसिक अमोनिया डेरिवेटिव्स। देखो आप बेटर बेसिक कंपाउंड होता है देन जो लोन पेयर इंटरेक्ट कर रहा हो माइनस एम। हाँ रुक जाओ,
एक सेकंड रुको, पहले अभी जिसके भी मन में जो भी डाउट है इन दोनों के रीजन के अलावा ये क्यों होता है वो अभी पूछ लो। जो भी डाउट है अभी पूछ लो। हाँ भाई अक्षर बताओ, कोई डाउट है? नहीं? और किसी कोई डाउट है? इन दोनों में क्यों ज्यादा है, इसको इसके अलावा कोई भी डाउट है अगर किसी को तो आप बताओ। हाँ हाँ, नहीं है? पक्का ना? ठीक। तो 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं। पहला, by amidine and guanidine derivatives are most basic ammonia derivatives। देखो मैं चाहता हूं कि ब्रेक से पहले कॉन्सेप्चुअली सब कुछ समझ जाए ताकि ब्रेक के बाद सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, है ना? So, most basic ammonia derivatives। ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव ही कर रहे हैं। So, ये है आपका ग्वानिडीन। 2 सेकंड में एक्सप्लेन हो जाएगा अगर आप देखोगे ध्यान से। इसका पहले तो मैं बता दूं, आपसे कोई पूछे, चलो मैं ही पूछता हूं कि ये 1 है और ये 2 है, कौन सा लोन पेयर ज्यादा बेसिक है? पहले तो इसके अंदर बताओ कि तो कौन सा बेसिक है, उसके बाद देखेंगे ना कि ज्यादा कम क्यों है। 1 या 2? गलत, 1, क्योंकि 2 डिलोकलाइज है गधो। 1 कहीं नहीं जा रहा, वहीं बैठा है। sp2 तो सारे ही हैं, बस दिख नहीं रहा है ना। 2 का जो लोन पेयर है वो दिखने में sp3 है पर वो sp3 थोड़ी है। फिर तो एनिलीन भी ज्यादा बेसिक होना चाहिए था। एनिलीन का भी लोन पेयर तो 2 sp3 दिख रहा है दिखने में, तो हमें दिखने वाला थोड़ी एक्चुअल में क्या हो रहा था वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसलिए तो हमने रेजोनेंस और ये सब पढ़ा है कि ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है। sp2 तीनों ही है। हाँ वो चलो राइट। अब तो ये पता चल गया कि ये वाला मोस्ट बेसिक है। पहले तो बेसिक कौन है इसमें ये भी पता करना जरूरी है, कभी गलती से क्वेश्चन पूछ दे तो पता होना चाहिए आपको कि भाई डिलोकलाइज वाला हमेशा ही कम बेसिक होगा लोकलाइज वाले से। ठीक है, ये गया डोनेट करने। किसको डोनेट करेगा? तो इसको बेस कहेंगे हम लोग, H+ को। याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और हाइड्रोजन H+ को जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये डोनेट करेगा तो जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। और ये वन ऑफ दी ऑर्गेनिक बेसिस है जिसका जो कॉन्जुगेट एसिड है उसके 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसे? हाँ, देखो अब यहां का लोन पेयर अगर इधर जाए और ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। प्लस चार्ज भी यहां आ जाएगा और यहां का प्लस चार्ज गायब हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें प्लस पहले यहां था, अब प्लस आ गया यहां। और नेक्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या करें हम? इधर वाले लोन पेयर गायब करते हैं। इधर वाला से इधर गया तो पाई बॉन्ड इधर आया, तो इस बार डबल बॉन्ड यहां आ गया, प्लस इधर आ गया और यहां पे न्यूट्रल हो गया और वो भी पाई बॉन्ड हटा के न्यूट्रल। आई बात समझ में? तो ड्यू टू 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग structures of conjugate acid, guanidine is one of the most basic organic compounds। ठीक है, अब अमाइडीन में क्या होता है कि 3 की जगह 2 ही होते हैं, क्योंकि एक साइड से आपने अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो 3 की जगह 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए अमाइडीन इससे कम बेसिक होता है। बट स्टिल अमाइडीन का कॉन्जुगेट एसिड
अभी भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जो बाकी किसी अमोनिया डेरिवेटिव जो हमने लिस्ट में लिखे हैं उनके नहीं है। तो इसीलिए अभी भी अमाइडीन इज बेटर बेस देन ऑल अदर अमोनिया डेरिवेटिव्स। फिर क्वेश्चन आता है कि सर अमाइन क्यों है तीसरे नंबर पे? क्योंकि अमाइन sp3 नाइट्रोजन लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि फिर अमाइन के बाद बाकियों के क्यों है? तो बाकियों में sp2 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर है। उस कॉन्सेप्ट को आप एक्सटेंड करते रहो। आई बात समझ में? तो अगर मैंने यहां पे ग्वानिडीन का अच्छा, इस कंपाउंड का नाम है ग्वानिडीन, इस वाले का नाम ही ग्वानिडीन है, और बाकी सब इसके डेरिवेटिव्स लिखा है मैंने कि जो इससे बनते हो, इसके टाइप से बनते हैं। ठीक है। अब अमाइडीन का आप लिख लोगे? अमाइडीन का लिख लोगे क्या? कुछ मत करना, यहां पे R लगा देना और ये दो स्ट्रक्चर बनाना, ये बनेगा ही नहीं। राइट? अमाइन का मैं अभी ब्रीफ कर देता हूं, ब्रेक के बाद लिखवा दूंगा। ठीक है। अमाइंस में क्या होता है? मैंने बोला कि 2 डिग्री अमाइन यूजुअली ज्यादा बेसिक होता है। क्यों होता है? देखो, अमाइन में दो फैक्टर। अगर कोई आपसे पूछे ना कि गैसियस स्टेट में क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन छोड़ दो, तो 3 2 1 एज एक्सपेक्टेड। सर जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो 3 डिग्री अमाइन में 3 साइड, 3 डिग्री अमाइन कैसा दिखता है ना? N है, इस पे 3 R लगा दिए तो 3 डिग्री अमाइन हो गया। N है, इस पे 2 R लगा दिए और 1 H लगा दिया तो 2 डिग्री अमाइन हो गया। और N पे हमने 1 R लगा दिया और 2 H लगा दिए तो 1 डिग्री। अब इसमें 3 प्लस आई ग्रुप लगे हैं, इसमें 2 और इसमें 1। इंडक्टिव इफेक्ट इज एन एडिटिव इफेक्ट। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो लोन पेयर की तरफ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा और उतना अच्छा बेस होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी, दैट इज फैक्टर नंबर 1। अब अगर वेपर फेज में है तो हाइड्रेशन हो नहीं रहा है, तो जो अच्छा डोनेट करेगा वो अच्छा बेसिक, तो 3 2 1। लेकिन अगर हम एक्वस मीडियम में जाएंगे तो एक्वस मीडियम में बनेगा क्या? ये सबके H बन जाएंगे, यहां पे बन जाएंगे, यहां पे प्लस आ जाएगा। अब डोनेट करने की एबिलिटी वाइज 3 डिग्री बेटर देन 2 डिग्री बेटर देन 1 डिग्री। लेकिन हाइड्रेशन की जब बात आएगी तो सबसे ज्यादा हाइड्रेट ये होगा, उसके बाद ये होगा और सबसे कम ये होगा। राइट? क्योंकि H प्लस ही तो हाइड्रेट हो सकता है ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें हाइड्रेट होने जैसा। बाकी तो कार्बन चेन है, कार्बन चेन तो नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। राइट? तो हाइड्रेट सिर्फ हाइड्रोजन वाला पार्ट हो सकता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है इसलिए। तो इसके 2 साइड से पॉसिबल है और इस पे 3 साइड से। तो 2 डिग्री हो गया विनर। कैसे? कि वो डोनर भी ठीक ठाक है और हाइड्रेट भी अच्छा खासा हो रहा है। 3 डिग्री वाला हाइड्रेट कम हो रहा है, डोनर अच्छा है। 1 डिग्री वाला हाइड्रेट ज्यादा हो रहा है पर डोनर खराब है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से 2 डिग्री यूजुअली बेस्ट हो जाता है। और 1 और 3 फिर डिपेंड करता है कि कैसा ग्रुप। नहीं, वो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि हाइड्रेशन को प्रेफरेंस देना है या डोनर को। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आंसर आएगा, है ना? ऐसा क्लियर कट इसमें डिस्कशन है ही नहीं कि हाइड्रेशन ज्यादा होगा या ये। तो लॉजिक आई थिंक यही रहेगा आगे भी। मैं आपको ट्रिक ये बता रहा हूं कि 2 3 1 वर्क्स बेटर देन 2 1 3। तो कुछ ना समझ में आया और लगे कि ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछते हैं, अच्छे एग्जाम में नहीं पूछते कि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन क्यों पूछे जिसका कोई क्लैरिटी नहीं है, तो नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर आ गया गलती से तो 2 3 1 बेस्ट है। मिथाइल के केस को छोड़ के, मिथाइल में 2 1 3 होता है, बाकी सब में 2 3 1 होता है। एनसीईआरटी में 2 ही दिया है, इथाइल में लिखा है 2 3 1, मिथाइल में लिखा है 2 1 3। बस वो याद कर लेंगे अपन, बाकी सब छोड़ देंगे। तो अभी ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे।